पीएम मोदी ने विपक्ष का बुरा हाल कर दिया है। पीएम मोदी काम के नाम पर लोगों के दिलों पर राज करते हैं, तो वहीं विपक्ष और खासकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी सिर्फ विरोध की राजनीति करने में लगे हुए हैं। काम के नाम पर राहुल गांधी पीएम मोदी को नहीं घेर पा रहे हैं, तो वो तरह तरह के प्रपंच रचते रहते हैं, लेकिन पीएम मोदी का काम बोल रहा है। आज भारत दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के बीच आशा की किरण के रूप में दिखाई दे रहा है। कई बड़े सुधार किए गए हैं और स्वदेशी के आह्वान के साथ आत्मनिर्भरता मूल मंत्र बन रहा है। वहीं पीएम मोदी अक्सर मां भारती की सेवा के अवसर को जीवन का सबसे बड़ा सम्मान बताते हैं। संविधान के हर शब्द, हर वाक्य को अपना आदर्श बताते हुए उन्होंने विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए प्रयास करते रहने का भी भरोसा हमेशा वो जताते रहते हैं। लेकिन जब से पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से लेकर अब तक पीएम मोदी ने कई बड़े फैसले लिए हैं, लेकिन मोदी सरकार के हर फैसले का कांग्रेस ने विरोध किया है। मतलब कांग्रेस के लोग ये सोचकर बैठे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें सरकार के हर फैसले का विरोध करना है, क्योंकि वो विपक्ष में है। लेकिन विपक्ष के नेता एक एक कर एक्सपोज होते जा रहे हैं। राहुल गांधी की किताब पॉलिटिक्स के जवाब में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता निशिकांत दुबे ने जमकर निशाना साधा। निशिकांत दुबे के अलावा केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भी राहुल गांधी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। दर्शकों, नरवणे की जो किताब छपी भी नहीं थी, उस पर राहुल गांधी बवाल काट रहे थे और सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन गांधी परिवार और कांग्रेस के नेताओं पर जो किताब छपी है, उस पर भी चर्चा की मांग कर निशिकांत दुबे ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी है। निशिकांत दुबे लगातार सोशल मीडिया पर गांधी परिवार से जुड़े नेताओं पर छपे किताब को शेयर कर रहे हैं। अब निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि मथाई साहब ईमानदार हैं। ये संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कहा। कैबिनेट सचिव विष्णु प्रकाश जी की कमेटी से नेहरू जी मथाई को क्लीन चिट दिलवाई। नेहरू जी ने बिरला जी से पैसे के साथ साथ 9-30 जनवरी मार्ग दिल्ली की कोठी एआरी के लिए मथाई राजकुमारी, अमृत कौर जी और पद्मजा नायडू जी को दिलवाया। अब मथाई की किताब पर क्यों चर्चा नहीं? वहीं आप दर्शक भी मानते हैं कि निशिकांत दुबे की मांग सही है कि गांधी परिवार के नेताओं के ऊपर छपे किताबों पर भी चर्चा हो, तो कमेंट में यस और गुड दुबे जी जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग दुबे जी के साथ हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि कैसे कांग्रेस में फूट गया है इस्तीफा बम और कैसे कांग्रेस के ही नेता इस्तीफा देकर पार्टी की पोल खोल रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने दिल्ली के बाद अमृतसर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। संसद परिसर के मकर द्वार पर राहुल गांधी और उनके बीच की गहमा गहमी बहस को याद करते हुए बिट्टू ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अपना आपा खोने के बाद असंसदीय शब्द बोलते हुए उनकी ओर तेजी से बढ़े थे। बिट्टू ने पूरे एपिसोड को लेकर पीएम मोदी और बीजेपी के नेताओं को उनका साथ देने के लिए आभार जताया। बिट्टू ने कहा कि वो आपा खोते हुए बढ़ा, हाथ मिलाने का भाव जताते हुए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, मानो बहुत बड़ी फैमिली वाला खुद को शहंशाह मानकर आगे बढ़ रहा था। भगवान जाने वो उस दिन क्या करता। राहुल गांधी के गद्दार वाले बयान पर बिट्टू ने न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि पूरी पंजाब कांग्रेस को लपेटते हुए सभी को आईना दिखाते हुए उनका सच से सामना कराया। दर्शकों, नरवणे की अप्रकाशित किताब पर राहुल गांधी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार बोलकर राहुल गांधी ने कांग्रेस को ही फंसवा दिया। दर्शकों, निशिकांत दुबे और रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी के नरवणे एपिसोड की हवा निकाल कर रख दी है। वहीं कोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़े मानहानि मामले में हाथरस की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। वहीं न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 मार्च की तारीख तय की है। ये मानहानि का मामला चंदपा क्षेत्र के बुलगढ़ी गांव निवासी राजकुमार उर्फ राजू, रवि और लवकुश ने दायर किया है। परिवादियों का आरोप है कि राहुल गांधी ने 12 सितंबर 2024 को बुलगढ़ी गांव का दौरा करने के बाद अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट की थी। इस पोस्ट में उन्होंने तीनों व्यक्तियों को गैंगरेप का आरोपी बताया था, जिन्हें 2 मार्च 2023 को कोर्ट द्वारा दोष मुक्त किया जा चुका था। परिवादियों के अनुसार कोर्ट से बरी होने के बाद वे सामान्य जीवन जी रहे थे और समाज में उनकी प्रतिष्ठा बहाल हो चुकी थी। लेकिन राहुल गांधी की इस पोस्ट से उनकी छवि को दोबारा नुकसान पहुंचा। उनका दावा है कि ये पोस्ट देश विदेश में वायरल हुई, जिससे उन्हें फिर से आपराधिक नजरिए से देखा जाने लगा।
परिवादियों के अधिवक्ता ने बताया कि राहुल गांधी की ये पोस्ट राजनीतिक लाभ और जातिवाद द्वेष फैलाने के उद्देश्य से की गई थी। उन्होंने इसे एक पुराने और सुलझे हुए मुद्दे को जानबूझकर फिर से उठाकर अपमानित करने का प्रयास बताया। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी हर मुद्दे को लेकर खुद ही घिर जाते हैं। दर्शकों, कांग्रेस पार्टी नकारात्मक राजनीति करने में माहिर है। 2014 के बाद से लेकर अब तक कांग्रेस के लोग नेगेटिव पॉलिटिक्स के जरिए अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष का काम सरकार को देश हित में काम करने के लिए मजबूर करना होता है, लेकिन आज का विपक्ष सरकार को काम करने से रोकना चाहता है, क्योंकि अगर सरकार काम करेगी तो जनता विपक्ष का साथ नहीं देगी। लेकिन देश के लोग भी विपक्ष के मंसूबों को भांप चुके हैं, इसीलिए वो लगातार बीजेपी की जीत हो रही है। दर्शकों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की इकोनॉमी को डेड कह रहे थे और सीज फायर को लेकर क्रेडिट ले रहे थे, तब राहुल गांधी भी ट्रंप की हाँ में हाँ गिना रहे थे। भारत की इकोनॉमी को वो डेड कह रहे थे, लेकिन भारत के साथ ट्रेड डील करके ट्रंप ने साबित कर दिया कि भारत की इकोनॉमी डेड नहीं है, क्योंकि डेड इकोनॉमी के साथ कोई डील कैसे करेगा। वहीं ट्रंप के सीज फायर वाले बयान पर राहुल और कांग्रेस के लोग पीएम मोदी पर सरेंडर करने का आरोप लगा रहे थे। लेकिन अब भारत और अमेरिका के बीच शनिवार को एक अंतरिम व्यापार समझौते के फ्रेमवर्क की घोषणा की गई है। इसके बाद अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के ऑफिस की तरफ से एक भारत का नक्शा जारी किया गया। जारी होने के साथ ही ये मैप चर्चा में आ गया। ट्रेड डील फ्रेमवर्क की डिटेल्स के साथ शेयर किए गए इस मैप में पूरे जम्मू और कश्मीर क्षेत्र, जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओके भी शामिल है, वो भारत का हिस्सा दिखाया गया है। इस मैप को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका ने इसके जरिए पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने की कोशिश की है। खास बात यह है कि इस मैप में अक्साई चीन को भी दिखाया गया है, जो चीन का दावा किया गया इलाका है, लेकिन उसे भारतीय क्षेत्र में दिखाया गया है। चीन इस इलाके पर अपना दावा करता है और उसने भारत की स्थिति पर आपत्ति जताई है। ये विवाद नई दिल्ली और बीजिंग के बीच द्विपक्षीय संबंधों में एक संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत की क्षेत्रीय संप्रभुता को मान्यता देने के लिए अमेरिका की मंजूरी की जरूरत है। भारत ने हमेशा ये माना है कि कश्मीर देश का एक अभिन्न हिस्सा है। इसके बावजूद कई विश्लेषक इसे अमेरिका के रुख में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि पहले अमेरिकी एजेंसियों द्वारा जारी किए गए मानचित्रों में पीओके को अलग दिखाया जाता था। ऐसे में अब ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान को एक मजबूत डिप्लोमेटिक संकेत दिया है कि अमेरिकी नेतृत्व भारत के नक्शे के साथ है। दर्शकों, पहले भी अमेरिका या उसके विदेश विभाग द्वारा जारी किए गए मैप में पाकिस्तान की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए पीओके की साफ साफ बाउंड्री दिखाई जाती थी। लेकिन ट्रंप प्रशासन की तरफ से जारी किए गए लेटेस्ट मैप में पाकिस्तान के दावों को साफ तौर पर नजरअंदाज किया गया है। हालांकि यूएसटीआर ने मैप पर कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी की बात है जो पीओके पर अपना दावा करता है। दर्शकों, ट्रंप प्रशासन ने भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगाया था, लेकिन घोषित अंतरिम फ्रेमवर्क के तहत इस टैरिफ को घटाकर 18% किया जाना है, जो एशियाई देशों में सबसे कम टैरिफ में से एक है। ऐसे में सीज फायर पर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग जो ये आरोप लगा रहे थे कि पीएम मोदी ने सरेंडर कर दिया है, उनके लिए खबर साफ संदेश है कि अमेरिका भी पीओके पर भारत के साथ खड़ा है। पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह जो पीओके वापस लेने की बात कर रहे थे, उस पर ट्रंप प्रशासन ने भी एक तरह से मुहर लगा दी है। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शनिवार को भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते की आलोचना की। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि इससे भारत के हितों और आत्मसम्मान से समझौता हुआ है। पवन खेड़ा ने कहा कि वो भारत कहां है जो निक्सन, जॉर्ज बुश और ओबामा की आंखों में आंखें डालकर व्यवहारिक संबंध बनाता था। आज ऐसा क्यों लगता है कि भारत के आम लोगों के हितों को नरेंद्र मोदी और उनके दो दोस्तों अंबानी और अडानी के हितों के आगे नजरअंदाज किया जा रहा है? यह अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं है, बल्कि हमारे आत्मसम्मान के साथ समझौता है। दर्शकों, पवन खेड़ा कह रहे हैं कि भारत के हितों और आत्मसम्मान से समझौता हुआ है, लेकिन आज अमेरिका भी पीओके पर भारत के साथ खड़ा है, जो कि साफ संकेत है कि अब पीओके जल्द ही भारत का हिस्सा हो सकता है। दर्शकों, चुनाव में लगातार मिल रही हार से परेशान कांग्रेस के नेता खासकर राहुल गांधी मोदी सरकार पर वोट चोरी को लेकर आरोप लगा रहे थे। राहुल गांधी इस कोशिश में थे कि वोट चोरी के नाम पर वो जनता को गुमराह कर उन्हें अपने पाले में कर लेंगे, लेकिन बिहार चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद लोगों ने ये साबित कर दिया कि वोट चोरी कोई मुद्दा ही नहीं। वहीं चुनाव आयोग ने हलफनामा देने के लिए कहा तो राहुल गांधी ने हलफनामा भी नहीं दिया। इसके साथ ही वो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं गए। लेकिन राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी का आरोप लगाने के बाद बीजेपी ने सोनिया गांधी पर भी वोट चोरी के आरोप लगाए थे। सोनिया गांधी के वोटर लिस्ट में
नाम शामिल करने को लेकर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा था कि 1946 में इटली में पैदा हुई सोनिया गांधी का नाम 1980 तक वोटर लिस्ट में रहा। ये वो दौर था जब उन्हें भारत की नागरिकता ही नहीं मिली थी। वहीं इस मुद्दे को लेकर सोनिया गांधी के खिलाफ कुछ लोग कोर्ट पहुंच गए थे, जिसको लेकर सुनवाई चल रही है और अब सोनिया गांधी को कहना पड़ रहा है कि वो निर्दोष है। दरअसल कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के अधिवक्ता ने दिल्ली की एक अदालत में ये दावा किया कि 1983 में भारतीय नागरिकता हासिल करने से 3 साल पहले उन्हें मतदाता सूची में शामिल करने का आरोप लगाने वाली शिकायत राजनीतिक मकसद से और किसी बाहरी वजह से दायर की गई है। ये जवाब विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने के सामने पेश किया गया, जो 11 सितंबर 2025 के मजिस्ट्रेट के उस आदेश को चुनौती देने वाले पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं, जिसमें आरोप की जांच करने से इनकार कर दिया गया था। जवाब दाखिल किए जाने के बाद अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तारीख तय की। सोनिया गांधी की वकील तन्नुम चीमा, कनिष्का सिंह और आकाश सिंह ने उनका जवाब दाखिल किया, जिसमें यह दावा किया गया कि आरोप पूरी तरह से गलत, बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। याचिका को खारिज करने का अनुरोध करते हुए उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सही कहा कि नागरिकता के मामले में पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जबकि मतदाता सूची विवाद निर्वाचन आयोग का अधिकार क्षेत्र है। जवाब में कहा गया कि शिकायत किसी बाहरी वजह से दायर की गई थी और इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया गया और कहा गया कि 25 साल पहले उठाए गए विवाद को फिर से उठाया जा रहा है। जवाब में ये भी कहा गया कि शिकायत में कोई भी बुनियादी दस्तावेज नहीं दिए गए थे। सोनिया गांधी की ओर से दाखिल जवाब में ये भी कहा गया कि ये मानना गलत होगा कि किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि उसने फॉर्म 6 जमा करके नाम शामिल करने के लिए आवेदन किया था। इसमें यह भी कहा गया कि 40 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद किसी भी व्यक्ति के लिए भरोसेमंद सबूत ढूंढना और रिकॉर्ड पर रखना नामुमकिन होगा। ऐसे बहुत पुराने आरोपों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण मुकदमा संविधान के अनुच्छेद 21 का अक्षरशः उल्लंघन है। बता दें कि त्रिपाठी के वकील पवन नारंग ने मजिस्ट्रेट अदालत में आरोप लगाया था कि जनवरी 1980 में सोनिया गांधी का नाम नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता के तौर पर जोड़ा गया था, जबकि उस समय वो भारतीय नागरिक नहीं थी। उन्होंने जालसाजी और एक सार्वजनिक प्राधिकरण के साथ धोखाधड़ी का दावा किया था। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी का आरोप लगने की वजह से सोनिया गांधी को कोर्ट में अपने आप को निर्दोष साबित करना पड़ रहा है। नरवणे की जो किताब छपी ही नहीं, उस पर राहुल गांधी लोकसभा में बवाल काट रहे थे। राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं कि करोड़ों रुपए खर्च करके पीएम मोदी की इमेज चमकाई गई, लेकिन असलियत तो ये है कि देश के लोग पीएम मोदी के साथ मजबूती से खड़े हैं। पीएम मोदी की लोकप्रियता का डंका दुनिया भर में बज रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े नेता ही इस्तीफा देकर राहुल गांधी को एक्सपोज कर रहे हैं। दर्शकों, गांधी परिवार की विरासत पर टिकी कांग्रेस पार्टी चुनावी सफलता के लिए लगातार तरस रही है। पिछले 2 दशकों से कांग्रेस पार्टी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राहुल गांधी के नेतृत्व में है। ऐसे में हर बार चुनाव में हार के बाद कार्यकर्ताओं के बीच ये आवाज आती है, प्रियंका लाओ, कांग्रेस बचाओ। लेकिन फिर भी कांग्रेस राहुल गांधी के ही भरोसे बैठी है। लेकिन एक बार फिर किताब पॉलिटिक्स पर राहुल गांधी ने कांग्रेस को ही फंसवा दिया। बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद निशिकांत दुबे ने नेहरू गांधी परिवार पर छपी किताबों को सामने लाकर कांग्रेस की पोल खोली। फिर मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहकर राहुल ने पंजाब में कांग्रेस को फंसवा दिया। बीजेपी के सिख नेताओं ने इसे सिख विरोधी बताया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद पूर्व विधायक नवजोत कौर सिद्धू ने पार्टी सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा राहुल गांधी को जमीनी हकीकत से कोई सरोकार नहीं है और उन्होंने खुद अपने लिए पप्पू का ठप्पा लगवा लिया है। नवजोत कौर सिद्धू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक के बाद एक पोस्ट कर राहुल गांधी को जमीन से कटा हुआ नेता बताया। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी के पास कार्यकर्ताओं और नेताओं की बात सुनने का टाइम ही नहीं, इसीलिए अब उनके पास भी समय नहीं है। सिद्धू ने तंज कसते हुए कहा है कि राहुल गांधी 6 महीनों में इमरजेंसी कॉल का जवाब देते हैं। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ने 2012 में उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए टिकट दिया और उन्हें मुख्य संसदीय सचिव बनाया। आपको बता दें, नवजोत कौर सिद्धू ने 1 फरवरी को कांग्रेस छोड़ने का ऐलान करते हुए पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग को अक्षम्य बताया था। तब उन्होंने आरोप लगाया था कि जिस व्यक्ति के पास 500 करोड़ रुपए का सूटकेस होता है वो पंजाब में सीएम बन जाता है। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक और संगठन को सशक्त बनाने के लिए संगठन सृजन अभियान चला रही है। वहीं दूसरी ओर गुटबाजी के आरोप भी लग रहे हैं।
मऊगंज विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने गुटबाजी का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी। पत्रकार वार्ता में लक्ष्मण तिवारी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस जमीनी मुद्दों से भटक चुकी है, गुटबाजी हावी है, पार्टी में खींचतान चल रही है जो भविष्य के लिए हानिकारक है। ईमानदारी से काम करने वालों की बात ही नहीं सुनी जाती। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी अंदरूनी मतभेद एक बार फिर सामने आया। स्टेट कांग्रेस कमेटी की सेक्रेटरी निवेदिता चटर्जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे में निवेदिता चटर्जी ने पार्टी संगठन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने लिखा कि वो पिछले 11 सालों से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें न तो कोई ठोस जिम्मेदारी दी गई और न ही आगे बढ़ने का कोई मौका दिया गया। अपने इस्तीफे में उन्होंने ये भी लिखा कि उनसे पहले कई नेता ब्लॉक प्रेसिडेंट, एमएलए और एमपी बने और बाद में स्टेट प्रेसिडेंट जैसे टॉप पदों पर पहुंचे। दीपक बेज का उदाहरण देते हुए उन्होंने लिखा है कि उन्होंने भी इसी तरह तरक्की की, लेकिन वो खुद कई सालों तक सेक्रेटरी के पद पर रहीं। निवेदिता चटर्जी का इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस संगठन के अंदर असंतोष की खबरें पहले की सामने आ चुकी हैं। उनका इस्तीफा पार्टी के अंदर की कलह और असंतुलन की ओर इशारा करता है। वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि महिला विरोधी कांग्रेस की सच्चाई एक बार फिर हुई उजागर। पीसीसी सचिव निवेदिता चटर्जी ने उपेक्षा का आरोप लगाते हुए प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज पर सवाल खड़े किए और पद से इस्तीफा दे दिया। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के बड़े नेता इस्तीफा देकर पार्टी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में हार के बाद राहुल गांधी जो वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, उन्हें पहले पार्टी को एकजुट रखने का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर पार्टी के लोग ही कांग्रेस का साथ नहीं देंगे तो देश के लोग कैसे पार्टी को वोट देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें